एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कंक्लूजन में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। अर्थात कल का हमारा जो टॉपिक अपन ने शुरू करा उसका नाम था कोशिका के बारे में। सबसे पहले अपन ने कोशिका की खोज के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने सजीवों का दो भागों में वर्गीकरण करा, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। फिर अपन ने महत्वपूर्ण आपको 5-7 सवाल बताए, कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, कोशिका के केंद्र की खोज। ठीक उसी सीरीज में अपन आगे चले, फिर अपन ने आगे बात करी किसकी, कोशिकांग तक अपन इसको क्लियर कर चुके हैं। और अपन ने जब पूरी क्लास का जो लास्ट कंक्लूजन था वह अपन ने सीखा कोशिका की डेफिनेशन को। क्या सीखा? कोशिका की डेफिनेशन को। तो लिखिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोशिका किससे बनी होती है। कल अपन ने कोशिका की डेफिनेशन को सीखा, आज अपन सीखेंगे कोशिका किससे बनी होती है। तो सबसे पहले आप स्टार मार्क लगा के लिखिए, कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका किससे बनी होती है। तो देखो, अपन पढ़े जा रहे हैं कोशिकांग के बारे में। ठीक है, कोशिका के अंग, जैसे हमारा शरीर है अंगों से मिलकर बना है ना, और प्रॉपर शरीर, हाथ, मुंह, सिर, पैर जो भी है वो सभी क्या है, हमारे अंग है। उससे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार कोशिका के अंग मिलकर क्या बनाएंगे, कोशिका बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। लिख चुके हैं आप इस लाइन को, प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। नंबर पहला लिखिए आप प्लाज्मा झिल्ली। पहला लिखिए आप प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, यहां तक आप लिख चुके हैं। नंबर 2 केंद्रक। नंबर 2 केंद्रक। ठीक है, नंबर 2 केंद्रक। और नंबर 3 कोशिका द्रव्य। तो देखो, कल अपन पढ़े थे कोशिकांग तक और कोशिका की डेफिनेशन तक। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका किससे बनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट आस्किंग रहेगा। तो सबसे पहले अपन ने लिखा, प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। हर चीज के बारे में अपन डेप्थ तक पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले हेडिंग डालिए आप प्लाज्मा झिल्ली। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्लाज्मा झिल्ली। इसी को क्या कहा जाता है? इसको लिखिए, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके बारे में अब कुछ पॉइंट आएंगे, उनको पढ़ने का और समझने का अपन प्रयास करेंगे। लिखिए, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। सबसे पहली लाइन क्या होती है? देखो, मैं आपको बोर्ड पे बिल्कुल लिखवाने का प्रयास करूंगा। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। तो अपन यहाँ से पहली लाइन याद रखेंगे, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए। नंबर दूसरा पॉइंट लिखिए आप, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहली बात, पहला लाइन अपन ने क्या सीखा, कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो अपन ने बताया प्लाज्मा झिल्ली। नंबर 2 बात, कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से कौन अलग रखता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। लिखिए, आगे पॉइंट लिखिए। देखो, यह कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर, यह कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर आने जाने देती है। आने जाने देती है। तो यह अपन ने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े हैं। किसके बारे में? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, अर्थात यह पदार्थों की गति को रोकती भी है। क्या होता है? पदार्थों की गति को रोकती भी है। इसी का एक अन्य नाम है, वह आपसे पूछा जाता है। तो लिखिए, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली। वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, यह आपसे पूछा जाता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, यह आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्णात्मक परागम्य झिल्ली किससे कहा जाता है। तो वर्णात्मक परागम्य झिल्ली किसको कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, यह क्या करेगा, पदार्थ कोशिका के अंदर पदार्थों की गति को बताएगा। अब वही से अपन सीखेंगे पदार्थों, कोशिका के अंदर पदार्थों की गति किस प्रकार होती है, किस नियम का अनुसरण करती है। लिखिए, आगे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक लिखिए आप पहले फटाफट जल्दी। ठीक है,
अब देखो दो ही सवाल हमारे आएंगे, कोशिका में पदार्थों की गति किस प्रकार होती है और कोशिका से कोई चीज अंदर कैसे आ रही है या कोई चीज कोशिका से बाहर कैसे जा रही है, इन्हीं दो सवालों का अपन आज अध्ययन करेंगे। तो आइए, सेशन आज का थोड़ा लिखने का ज्यादा है, समझने का ज्यादा है, बड़ा हो सकता है थोड़ा, लेकिन आप बिल्कुल अपने साहस के साथ बिल्कुल मन लगा के यहाँ बैठे रहिए, ठीक है। अगर अपन लिखे आप जल्दी से, देखो कुछ पदार्थ जैसे कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका के आर पार, तो लिखिए कुछ पदार्थ जैसे, इधर लिखता हूं मैं, आप नीचे लिखना, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका के अंदर व बाहर, कोशिका के अंदर व बाहर विसरण के द्वारा गति करते हैं। अब आप बोलोगे विसरण क्या होता है, तो विसरण को भी अपन समझते हैं, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो आपको अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत आई? तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक था कोशिका किससे बनी होती है। तो अपने बताया कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में 3 गुण होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। सबसे पहले अपन ने सीखा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में सीखने का प्रयास करा। सबसे पहले यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग रखने का कार्य करती है। नंबर 3 बात यह है कुछ पदार्थ को कोशिका के अंदर व आने में जाने देती है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। ये नाम इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो फिर अपन ने इससे आगे सीखा क्या, कुछ पदार्थ जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोशिका के अंदर व बाहर किस प्रकार की गति, किसके द्वारा गति कर सकते हैं। तो अपन ने सीखा यह है विसरण के द्वारा। फिर अपन हमारे दिमाग में अगला सवाल आया, व्हाट इज विसरण, विसरण क्या होता है। फिर अपन ने विसरण को भी सीख लिया, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला टॉपिक लगाइए। देखो जैसे क्या होता है, अब अपन सीखेंगे CO2 और O2 का आवागमन किस प्रकार होता है। तो लिखिए, मैं आपको समझाता हूँ, लिखना कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा सेशन है, 2-3 मिनट अपन इसको लेंगे, लेकिन समझा देंगे आपको। आइए देखो क्या होता है कोशिका के अंदर, जैसा आप सभी जानते हैं CO2 क्या है। CO2 क्या है? CO2 एक कोशिकीय अपशिष्ट है। CO2 क्या है? एक कोशिकीय अपशिष्ट है जो कोशिका के अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है या एकत्रित हो जाता है। तो अपन ने क्या सीखा है? अपन ने सीखा है विसरण। अपन ने क्या सीखा है? विसरण। तो अपन विसरण को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? CO2 और O2 के ऊपर। कोशिका के अंदर क्या हो गया? कोशिकीय अपशिष्ट क्या है? CO2 क्या हो गया? एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अपन आगे बढ़े, वह क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। जो बाहरी पर्यावरण है अर्थात कोशिका के बाहर, वहां पे क्या है? CO2 की सांद्रता, जो कोशिका के अंदर CO2 है ना, वहां तो क्या है? सांद्रता ज्यादा है, बाहर सांद्रता कम है। तो अपन क्या अप्लाई करेंगे? विसरण अप्लाई करेंगे। तो अपन ने क्या बताया? पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। तो कोशिका के अंदर CO2 की क्या है? सांद्रता ज्यादा है, बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कम है, तो वहां लगेगा विसरण। जो कोशिका के अंदर CO2 है ना, वह किधर की तरफ गति करेगी? कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ अर्थात बाहरी पर्यावरण की तरफ गति करेगी। कोशिका के क्या हो गया? CO2 बाहर चल गई, CO2 बाहर चल गई। समझ चुके हैं आप इस बात को। अब इसी को अपन पे अप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन पे अप्लाई करेंगे। जैसे CO2 की सांद्रता ज्यादा थी तो क्या था? ऑक्सीजन की सांद्रता कम हुई होगी, जब तो CO2 ज्यादा हुई होती है यहाँ पे, तो O2 की सांद्रता कम हो गई थी, ठीक है। लेकिन बाहरी पर्यावरण में O2 की सांद्रता क्या थी? ज्यादा थी। क्या थी? ज्यादा थी। वहां पे अपन दोबारा क्या लगाएंगे? विसरण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विसरण लगाएंगे। विसरण लगाया तो सांद्रता अंदर ज्यादा थी या बाहर ज्यादा थी ऑक्सीजन की? आप कहोगे सांद्रता बाहरी पर्यावरण में ज्यादा थी, ठीक है। तो क्या होगा? विसरण लगेगा। बाहर की ऑक्सीजन कहाँ आएगी? कोशिका के अंदर आएगी। किसके द्वारा आएगी? विसरण के द्वारा आएगी। तो अपन ने सीख लिया CO2 और O2 कोशिका के अंदर किसके द्वारा गति करते हैं? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गति करते हैं। किस प्रकार करते हैं? आपको समझा दिया गया है, ठीक है। सारा खेल है विसरण का, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सांद्रता बराबर रखनी है, आपको सांद्रता बैलेंस बना के रखनी है। अगर सांद्रता कम है तो अपन उच्च सांद्रता से क्या करेंगे? निम्न सांद्रता की ओर मूव करने लग जाएंगे, और सांद्रता ज्यादा हो जाएगी
तो अपन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, मतलब ये क्या है, चक्कर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया CO2 और O2 का कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे जल भी क्या है, विसरण के अनुकूल कार्य करता है। जल भी क्या है, विसरण के अनुकूल कार्य करता है। यह किस प्रकार करता है, आइए समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको CO2 और O2 वाला एग्जांपल समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आपको यहाँ लिखवाया था। और हमारा एक ही सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, जो आपको बोर्ड पे लिखा दिया जाए वह आपको समझ में ही आ जाना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ेंगे और अगली लाइन लिखिए, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल कार्य करता है। जल भी विसरण के अनुकूल कार्य करता है। तो लिखिए, अगला पॉइंट लगाइए आप स्टार मार्क लगा के, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल कार्य करता है। ठीक है, जल भी विसरण के नियम के अनुकूल कार्य करता है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं अपन परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण। यहाँ पे आप इसको अभी तक थोड़ा सा समझिए, जितना आपको यहाँ पे जरूरत है। आगे इसके ऊपर एक विस्तृत क्लास बनाई जाएगी, बिल्कुल इसमें आपको परासरण समझाया जाएगा। लेकिन अभी जितनी आपको जरूरत है आप उसको उतना समझने का प्रयास कीजिए। जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति जब विभेदक, जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली में से होती है, उस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। अभी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, अभी आपको नॉर्मल डेफिनेशन को ध्यान रखना है, बस जितना आपको यहाँ पे बताया गया है। अपन क्या सीख रहे हैं, अपन सीख रहे हैं कोशिका के अंदर पदार्थों की गति के बारे में। तो अपन ने सबसे पहले सीखा O2 CO2 के बारे में, लेकिन अब अपन सीखने जा रहे हैं जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल कार्य करता है। किस प्रकार करता है, आइए देखो समझने का प्रयास करेंगे। अब अपन क्या इसको देखो एग्जांपल को ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप लिखिए, जंतु या पादप कोशिका, जंतु या पादप कोशिका, जंतु या पादप कोशिका। आपको क्या करना है, जंतु या पादप कोशिका को नमक या शक्कर के विलयन में घोलना है। नमक या शक्कर का विलयन। अब देखो जब अपन ये विलयन बनाएंगे तो कंडीशन कितनी हो सकती है हमारे पास, 3 कंडीशन। कौन कौन सी हो सकती है, सबसे पहला तनु विलयन। अभी आप बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक बात जैसे आपको ऊपर समझाई थी, मध्यम विलयन। और नंबर 3 आता है हमारे पास सांद्र विलयन। तो पहला हो गया तनु विलयन, सांद्र विलयन। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जल भी कैसे विसरण के नियमों के अनुकूल कार्य करेगा। तो जंतु या पादप कोशिका को जब अपन क्या करेंगे, नमक या शक्कर के विलयन में रखेंगे। ठीक है, आप कोई भी जंतु कोशिका ले सकते हैं, पादप कोशिका ले सकते हैं। तो देखो अब पहली कंडीशन आएगी तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है, जिसमें जल की मात्रा तो क्या होगी, ज्यादा होगी। जल की मात्रा ज्यादा और नमक और शक्कर की मात्रा जो बोली है ना वह बहुत कम होगी। ठीक है, तो वह कैसा विलयन है, तनु विलयन है। तो आइए अब इसी कंसेप्ट को अपन समझने का प्रयास करेंगे कि यह किस प्रकार वर्क करेगा और क्या बोला जाएगा इसको। ठीक है, परासरण कॉन्सेप्ट आपको समझ ही चुका है, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कराएंगे, अपन जैसे अपन ने जल के अणुओं की गति विभेदक पारगम्य झिल्ली में से होती है तो उस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं। देखो जैसे देखो क्या होगा, ये रही कोशिका और ये रहा हमारे पास तनु विलयन। जैसे अपन ने तनु विलयन में कोशिका को डाल दिया। ठीक है, जैसे गिलास में आपने भर लिया पानी, उसमें आपने विलयन डाल दिया, उसमें आपने जंतु या पादप कोशिका में से इसको डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब अपन सीखेंगे आगे कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर। और अपन को क्या देखना है, कोशिका के बाहर। कोशिका के बाहर सांद्रता ज्यादा है या कोशिका के अंदर सांद्रता ज्यादा है। तो देखो जो जल की सांद्रता होगी ना वह कोशिका के अंदर ज्यादा होगी या कोशिका के बाहर ज्यादा होगी। तो आपका होगा कोशिका के बाहर, जो हमारा विलयन है ना वह क्या होगा, कोशिका के बाहर। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। कोशिका के बाहर सांद्रता ज्यादा होगी, कोशिका के अंदर सांद्रता कम होगी। अभी तक अपन ने थोड़ी देर पहले ही क्या पढ़ा था, विसरण। विसरण क्या है, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण कहलाता है।
तो अपन ने यहाँ क्या करा, यहाँ पे अपन ने कोशिका के अंदर सांद्रता कम है, बाहर सांद्रता ज्यादा है, तो पानी किधर की तरफ से किधर मूव करेगा, तो आप बताओगे पानी बाहर से कोशिका के अंदर जाएगा, पानी बाहर से कोशिका के अंदर जाएगा। तो लिखिए, अब ऐसा नहीं कि अंदर ही जाएगा, बाहर भी आएगा, लेकिन अंदर जाने वाले जल की मात्रा बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। अंदर जाने वाले जल की मात्रा बाहर जाने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। अर्थात क्या हो रहा है, सांद्रता बाहर ज्यादा थी, कोशिका के अंदर कम थी, तो क्या हो गया, जल बाहर से अंदर आ गया। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, जो ये नाम है ना वह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है, इसको कहा जाता है अल्प परासरण, अल्प परासरण दाबी विलयन। क्या कहा जाता है, अल्प परासरण दाबी विलयन। अब बात करेंगे अपन मध्यम विलयन में क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कोशिका के अंदर सांद्रता और कोशिका के बाहर सांद्रता बराबर होगी, ना तो जल कोशिका के बाहर जा पाएगा ना कोशिका के अंदर जा पाएगा, क्योंकि विसरण कॉन्सेप्ट क्या कराते हैं, अपन सांद्रता बराबर करने के लिए तो लगाते हैं, यहाँ पे पहले ही सब बराबर है तो यहाँ पे कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार के विलयन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के विलयन को समपरासरी विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समपरासरी विलयन कहा जाता है। अब बात करेंगे अपन सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होगा, जिसमें क्या होगा, जल की मात्रा तो क्या होगा, कम होगी और नमक में शक्कर की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात करेंगे इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, जल की मात्रा किधर ज्यादा है, अब जल की मात्रा किधर ज्यादा है, कोशिका के अंदर ज्यादा है, मात्रा जल की मात्रा बाहर कम है। वही विसरण लगाएंगे, जल किधर ज्यादा है, कोशिका के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो इस बार जल कहां से कहां आएगा, आप कहोगे कोशिका से बाहर आएगा। कोशिका से बाहर आएगा तो कोशिका क्या होगा, सिकुड़ जाएगी, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। और यहाँ पहले वाले कॉन्सेप्ट में कोशिका फूल जाएगी, क्योंकि पानी कहां से, बाहर से कोशिका के अंदर जा रहा है। सांद्र विलयन में क्या होगा, पानी कहां से कहां की तरफ मूव करेगा, कोशिका से निकल के कहां जाएगा, बाहर की तरफ। तो अपन क्या बोलेंगे, बाहर जाने वाली जल की मात्रा, बाहर जाने वाले जल की मात्रा अंदर आने वाले जल की मात्रा से कम है। क्या कम है, नहीं ज्यादा है, क्योंकि पानी बाहर ज्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है। ठीक है, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, सांद्र विलयन का कहा जाता है। इसको आगे नाम लिखिए, अति परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, अति परासरण दाबी विलयन। क्योंकि देखो यह सब, यह पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, जल के अणुओं के ऊपर है। और यह क्या हो रहा है, और कोशिका में सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, वर्णनात्मक पारगम्य। अर्थात ये जो भी कोशिका के अंदर बाहर, अपन ने सबसे पहले लाइन में लिखा था, पदार्थों का आवागमन कौन करेगा, प्लाज्मा झिल्ली करती है। कौन करता है, प्लाज्मा झिल्ली करती है। तो कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ कैसे आ रहे हैं, तो अपन ने सबसे पहले O2 CO2 के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने जल के बारे में पढ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए, पादप की मूल जल का अवशोषण, सबसे एग्जांपल लिखिए परासरण का। पादप की मूल अर्थात जड़, अर्थात जड़, जड़ जल का अवशोषण किसके द्वारा करती है, जड़ जल का अवशोषण परासरण के द्वारा ही करती है। इसका कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जड़ जो होती है ना, जल का अवशोषण किसके द्वारा करती है, परासरण के द्वारा करती है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिए, कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, गैसों का आदान प्रदान पढ़ लिया, फिर अपन ने जल का आदान प्रदान पढ़ लिया। तो कोशिका में जल व गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, विसरण ने। विसरण के कॉन्सेप्ट के अलावा आप इसको समझा पाते, आप कहते हैं नहीं समझा पाते, विसरण नहीं होता तो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए आप, इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषक ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। विभिन्न पदार्थों का कोशिका में अंदर बाहर निकलना भी विसरण से ही संभव हो पाता है। ठीक है, अब लिखिए, जैसे आपने ऊपर प्लाज्मा झिल्ली लिखा था ना, वैसे आप एक बार दोबारा प्लाज्मा झिल्ली दूसरे पेन से लिखिए और एक लाइन लिखिए तो आपको समझ में आएगी। लचीली और कार्बनिक अणुओं, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली लचीली और लिपिड और कार्बनिक अणुओं से मिलकर बनी होती है। यह हो गई हमारी बात। अब आता है एक एक प्रोसेस आएगा, लास्ट के 2 लाइन है, देखने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी। देखो, कोशिका झिल्ली का लचीलापन, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीव से अपने दिमाग में सबसे पहले क्या नाम आता है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और क्लाइमिडोमोनास। कल की क्लास याद होगी, क्लाइमिडोमोनास। ठीक है, लिखिए, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा बाह्य पर्यावरण से क्या ग्रहण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं या अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है।
यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस कहलाती है। और अमीबा किस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं या ग्रहण करते हैं? तो लिखिए एंडोसाइटोसिस द्वारा। बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है, तो आपसे कोई पूछ ले, आपसे ऐसे कोई बहुत बार पूछ सकता है कोई भी, अमीबा किस विधि द्वारा, तो आप बताएंगे एंडोसाइटिस द्वारा। ठीक है, लेकिन आपसे कोई ऐसे पूछ ले एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो अपन यह भी बता सकते हैं कोशिका का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में, कोशिका का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से क्या भोज्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का ग्रहण करने में उनकी सहायता करता है। यह पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो आज अपने प्लाज्मा झिल्ली का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ लिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। ऐसे आपको प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।